करते हुए डॉक्टर संजीव कुमार जी को भी नमन करती हूँ। नमस्कार। और मैं स्नेहा देव, नमस्कार। अनुस्वार पटेल और मन बंजारा की ओर से आज कुछ वार्तालाप करेंगे, जिसका शीर्षक है आत्मीय वार्तालाप डॉक्टर संजीव कुमार जी के साथ। तो सबसे पहले मैं इनके परिचय में क्या ही कहूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं, सभी अवगत है। संजीव कुमार जी का नाम इतना बड़ा है कि सबको इनके बारे में ज्ञात ही है। पेशे से वकील रहे हैं और लेखक के तौर पर 100 से ज्यादा पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं। और इसके अलावा भी उनकी बहुत निजी उपलब्धियां हैं, जिसमें कि इंडिया नेट बुक्स के प्रकाशक और फाउंडर के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो बहुत सारे कार्यों में से ये ज्ञात होता है कि जब मुझे जिज्ञासा होती है कि जब एक आदमी होता है तो वो खास बनने की जो यात्रा है, तो उसके बारे में कुछ आज जानेंगे डॉक्टर संजीव कुमार जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और स्नेहा जी, आपकी उपलब्धियां आप ही के मुख से जब सुनेंगे तो हमें ज्यादा उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत ही करती हूँ कि आप इस समय भारत में नहीं है, जहां तक मुझे पता है आप यूएस में हैं। तो जी। आपकी यात्राएं भी खूब रहती हैं अक्सर। आपको ढूंढना पड़ता है कि डॉक्टर संजीव कुमार जी कहाँ कहाँ मिलेंगे? हैं इस समय जी कहाँ मिलेंगे। तो जी। कुछ बताइए, इस यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। वर्तमान में आप जहाँ हैं वहाँ क्या है, कैसा है, और एक लेखक के तौर पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहता है, क्योंकि जी। जी। मुझे इतना तो है कि कहीं भी जाते हैं तो हमारे लेखक हमारे साथ चलता है, और उनकी दृष्टि बड़ी रहती है ऑब्जर्वेशन वाली। तो जी। वहाँ कैसे हैं, कहाँ पर हैं, कुछ बताइए आप। धन्यवाद स्नेहा जी। आपका पहला प्रश्न इतना विस्तृत है कि बताते बताते पूरा समय गुजर जाएगा। खैर, मैं नहीं संक्षेप नहीं, में आपको सुनते। बताऊंगा। जी जी। संक्षेप में आपको बताऊंगा कि मैं इस समय यूएसए में हूँ। और यूएसए के साथ मेरा लगाव इस कारण से है कि मेरे तीनों बच्चे यूएसए में हैं। तो इस प्रकार से साल में एक या दो बार आना होता ही है, और कभी कभी उससे अधिक भी। कोई विशेष अवसर हो, कोई विशेष कार्यक्रम हो तो आना होता है। तो इस तरीके से हमारे 4 स्थान हो जाते हैं नोएडा, और बाकी 3 स्थान तीनों बच्चों के यूएसए में। तो ऐसे ही आता जाता रहता हूँ और इससे मन भी लगता रहता है। अब सवाल होता है कि जब आप बाहर निकलोगे, घर से बाहर निकलोगे, तो जो परिवेश में आपको दिखाई पड़ेगा, उस परिवेश को आप एब्जॉर्व तो करोगे। और एब्जॉर्व करोगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें वो आपको ज्ञान में आती हैं। ज्ञानवर्धन भी होता है, ज्ञान का परिष्करण भी होता है, और कई बार जानी हुई चीज का भी सुधार हो जाता है कि नहीं, ये ऐसी नहीं, ऐसी थी, हम तो गलत सोच रहे थे। लोगों से मेल मुलाकात भी होती है, और उसी तरीके से आप सीखते चले जाते हैं, बशर्ते कि आपके दिमाग की खिड़कियां खुली रहें और आप लोगों से सुनने के आदी हों और ग्रहण करने के आदी हों। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि अ, एक लेखक के तौर पे आप मानते हैं कि लेखक को घूमना फिरना और भ्रमण बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे ही अपने सोचने और देखने की जो हमारी जो क्षमता है उसका उसमें बढ़ोतरी होती है, और जो हमारे काम ही आती है, हमारे कार्य की भी। तो आप जी। इसे बहुत आवश्यक समझते हैं। बहुत बहुत आवश्यक है स्नेहा जी। देखिए, लेखक को सिर्फ लिखना ही नहीं आना चाहिए, उसे लिखा हुआ समझ में भी आना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी होता है कि वो अपना अध्ययन कार्य जारी रखें। अध्ययन कार्य 3 प्रकार से हो सकता है: पढ़कर, सुनकर और देखकर। यानी मुंह से, कान से और आंख से, 3 इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ज्ञान का वर्धन किया जा सकता है। तो जब आप बाहर निकलेंगे और आपके दिमाग की खिड़कियां खुली हैं, तो निश्चित रूप से नया नया हवा भी आएगी, नया नया मौसम भी आएगा, नए नए लोग भी आएंगे और नए नए स्थान भी आएंगे।
और आप उन सर से सीखेंगे। और बिना सीखा हुआ लेखक तो मेरे हिसाब से क्या कहें, कोरा कागज, काल्पनिक कहानियां लिख सकता है। काल्पनिक कहानियां ले सकता है। उन कहानियों की यथार्थता जो है ना वो कभी भी स्वीकार्य नहीं होती। कविता लिखता है तो उसमें भी या तो वो अति आत्मिक कविता होगी, क्या बोलते हैं, आत्म सुखदायक, और या फिर गलत प्रतिमानों के आधार पर होगी। तो ये चीजें पढ़ना आवश्यक है, देखना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है और समझना आवश्यक है। बिना उसके लेखक सफल नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं सर आप। और मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि तथ्यों के साथ कल्पना का जो विस्तार है, उसे तथ्यों पर तथ्य का होना भी जरूरी है, तभी वो शायद वो ग्रहण करने और दूसरों के दिलों तक पहुंचने लायक जी बनता है जी, जो भी हम लिखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कहना है। तो अ, तो इसके चलें लिए तो कि हम सबको ये कह सकते हैं कि लिखना है तो पढ़ते रहिए। जी एक गाना था हाँ। ना, तो वो गाना था ना, उसमें जी उसकी ट्यूनिंग कुछ इस प्रकार से थी, पढ़ते रहिए। अच्छा। हाँ जी। मेरे हाँ ख्याल याद से तो है। जब एक आपकी लेखक। गाना जी याद आ जी गया जी सना जी। आपकी राय मेरे बारे में क्या क्या है, कहिए। तो लेखों से ये कि पढ़ते रहिए। रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तो ये बहुत जरूरी है। और उसमें आत्मसात करके जो आप साथ फिर करते हैं। लिखते हैं तो उससे रचना का अच्छा होना तय हो जाता है। नहीं हो जाता। एक और तो भी चीज है उसके अंदर स्नेहा जी, कि जब आप नई नई घटनाएं देखते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, तो आपकी लिखावट में, आपके कथानक में, आपकी विषय वस्तु में, आपकी शैली में ताजगी आती है। अब बिना उसके तो हाँ मजा कैसा आएगा। तो वही जी जी पुराने बिल्कुल सहमत पुरानी है। चीजें लेकर के आप लिखते रहे। जी बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी मानती हूँ, पता नहीं इंटरव्यू तो आपसे पूछना चाहिए, पर मैं अपना ज्ञान भी नहीं, इसमें अपने बीच विचार बीच भी में बताइए। डाल रही हूँ। हम भी जी सीखने के लिए हैं। नहीं, नहीं मुझे लगता है कि जो एक बड़ा मुझे सेंटेंस वाक्य सुनाई देता है कि हमारे जमाने में, तो मुझे ये कभी समझ नहीं आता कि ये जमाना पुराना कैसे हो जाता है जब आप जीवित हैं और आज वर्तमान में है, तो ये जमाना भी तो आपका ही है। और इसको मानना लेखक के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अम, पीढ़ियों को देखते आना, और एक पीढ़ी को फिर दूसरी नई पीढ़ी और सबसे जुड़ा रहना, मुझे लगता है लेखक के लिए बहुत आवश्यक है। जिस ताजगी की आप बात कर रहे हैं, वो लेखन में कैसे आएगी? तो आप इससे शायद सहमति होंगे कि हमारे हम। हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में ऐसा होता था कि मतलब वो अपने भूतकाल से जुड़े रहते हैं। लेकिन मैं ये जी कहूंगा कि भूतकाल से जुड़े भले रहिए, लेकिन भविष्य की गतिशीलता को देखते रहना चाहिए। और उसकी जो विकासोन्मुखता है उसको जितना अधिक से अधिक हो सके संयोजित भी करना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न, तो आपने काफी हद तक मेरे उसका जवाब दे दिया कि घूमना फिरना और लेखक को हर दिशा में देखने के लिए उसका हर जगह मौजूद होना किसी भी तरह से, फिजिकली भी और मानसिक रूप से भी जरूरी है। तो मैं आपकी फिर भी थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जो साहित्य में इतना डेडिकेशन दिखता है, तो आपने साहित्य को ही क्यों चुना? अ, वो ऐसी क्या मन में वो जिज्ञासा और क्या इच्छा थी जिसकी वजह से आपने साहित्य को चुनना ठीक समझा अपने एक्सप्रेशन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए? इस संदर्भ में दो बातें कहूंगा। पहले तो ये कहूंगा कि जो सीखने का सबसे सही समय होता है किसी भी व्यक्ति का, वो उसका बाल्यकाल होता है। क्योंकि बाल्यकाल में जो वो सीखता है वो जीवन भर उसका साथ देता है। और जो बाल्यकाल में नहीं सीखा तो जीवन भर जो है ना वो खालीपन बना रहता है। अब देखिए, बाल्यकाल में अगर आपको साहित्य के साथ जोड़ दिया जाए, धर्म के साथ जोड़ दिया जाए, प्रकृति के साथ जोड़ दिया जाए, कार्यशाला के साथ जोड़ दिया जाए, या किसी व्यवसाय के साथ जोड़ दिया जाए, और वही आप देखते रहे, तो यू आर एट कॉपी कैट। और कॉपी कैट बच्चे जब कॉपी कैट होते हैं तो वो वही सीखते हैं जो देखते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में बड़ी सिंपल सी चीज है
कि जब मैंने अपने बचपन में यही महसूस किया कि मेरी माँ पढ़ने में रुचि रखती थी, लिखने में रुचि रखती थी। मेरे पिताजी भी शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए थे और हमारे मामा जी भी जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार इन सब लोगों के, जो हमारे आसपास के लोग थे, उन सबको पढ़ते देख करके हम पढ़ते थे और उनको लिखते देख करके हमें लिखने का मन होता था। तो जिज्ञासा वहीं से बनी और उन्हीं लोगों की प्रेरणा रही और धीरे धीरे जो है ना हमने लिखना शुरू किया। क्योंकि प्रकृति के वातावरण में, हम गांव में रहते थे, तो हमें देखने के लिए नदी नाले, तालाब, झील, जंगल, बगीचे, खेत सब मिलते थे। तो उनसे काफी कुछ अच्छा भी लगता था, खराब भी लगता था, सब प्रकार की चीजें होती थी। तो वहीं से जिज्ञासा बढ़ी और 12-13 साल की उम्र में हमने पहली कविता गढ़ी। हमारे एक पड़ोसी होते थे भंवरलाल जोशी। जोशी जी बहुत रुचि लेते थे हमारे साथ, हमको बहुत मानते थे। तो हम जब कविता लिखते तो उनको दिखाते जा करके, वो पढ़ते और बताते इसमें कि ये कमी है। यद्यपि वो साहित्य के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी साहित्य की रुचि थी, तो थोड़ी थोड़ी मेरे को ट्रांसफर हुई और उनका गाइडेंस मिलता रहा। परिणाम ये हुआ कि हम और अच्छा लिखने लगे। उधर अध्ययन कार्य शुरू हो गया। जब मैं 11वीं कक्षा में था, तब से मैंने अध्ययन कार्य शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया सबको, निराला को, महादेवी को, सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, वगैरह वगैरह। इन सब लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया। इनकी कविताएं बड़ी मनोरम और करुण, आत्मा को टच करने वाले, स्पर्श करने वाली होती थी। तो इन लोगों की कविताएं और साहित्य पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा वो झुकाव उसी तरफ हो गया और बस वहीं से चल पड़ी गाड़ी। मैंने वैसा ही लिखना शुरू कर दिया। आपने शायद मेरी पहली कविता पहले सुनी होगी, प्राण तेरे प्राण की मैं जी एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि 15 साल की उम्र में मैंने ऐसा कैसे लिख लिया, बट जी ठीक है। बिल्कुल। वो भाषा में समझ में नहीं आती कैसे लिख ली। ये वाकई में कभी कभी आश्चर्य होता है, लेकिन हमारा मेरे ख्याल से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमें पता भी नहीं होता कि क्या क्या संपर्क है। उसमें जा रहा है आसपास। तो आपने 3 चीजों का जैसे जिक्र किया कि प्रकृति से जुड़े थे बाल्यकाल से, और वातावरण, मतलब घर में जो एक किताबों और उसका साहित्य का वातावरण, वो जी। एक पॉजिटिव मैं कहूंगी चीज है। और वातावरण का होना, प्रकृति से जुड़ा होना, प्लस आपने एक और चीज बहुत अच्छी बोली कि मार्गदर्शन भी, चाहे वो एक छा जब मन पर छाप पड़ती है, वो वाली स्टेज में जब किसी का मार्गदर्शन बहुत ही सकारात्मक रूप से हो जाए, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही ब्लेसिंग्स वाली चीजें आपने बताई हैं, जो किसी भी लेखक के या किसी भी व्यक्ति के किसी भी काम के लिए सहायक होती है। तो ऐसा ही लग रहा था आपकी रचनाओं से, पता लगता है आपकी कविताएं मैंने पढ़ी हैं, सारा कुछ तो नहीं पढ़ पाई, आपने बहुत लिखा है, मुझे समय लगेगा पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने कहानियां, लघु कथा पढ़ी है आपकी, कुछ कविताएं पढ़ी हैं, और कविताओं में संवेदनशील ता दिखती है आपकी। और खास करके पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के प्रति संवेदनशील होना और उनकी मनस्थिति को समझ के कविता में ढाल लेना, ये मुझे अब बहुत आकर्षक लगता है आपकी कविताओं में, और जी। ये जरूरी भी है। तो यू नो एक चीज बस पूछना चाहती थी कि ऐसा कौन सा समय होता है जब आप कविता और कहानी या किस विधा को चुनेंगे, ये किस तरह से आप निर्णय लेते हैं उसका, कब कहानी बन जाता है और कब कविता की जरूरत होती है, देखिए, उसमें जरा सा। कविता बड़ी कठिन चीज है। ये गद्य के शतीरें लिख देने से कविता नहीं बन जाते हैं। और कविता ही एक ऐसी चीज है जहां से सब कुछ उपजा है। प्राचीन काल में आप देखें तो संस्कृत में भी कोई गाथा या कोई कहानी या कोई चरित्र चित्रण या कोई घटना का वर्णन होता था, तो वो श्लोकों में या छंदों में ही होता था। तो सृष्टि की जो सबसे पुरानी चीज माननी चाहिए, भाषा की किसी भाषा की सृष्टि की जो पुरानी चीज माननी चाहिए, वो वही माननी चाहिए जहां से वो शुरुआत हुई। अपनी जो हिंदी की जो शुरुआत है वो भी कविता से हुई, चंद बरजाई के जमाने से, ठीक है ना। और उसके बाद में
कविता के अंदर एक और विशेषता होती है कि ये कुछ भी आप कविता में कह सकते हैं। आप एक स्फुट गीत भी लिख सकते हैं, आप रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं, आप एक कथा भी लिख सकते हैं जिसे महाकाव्य या खंडकाव्य कहते हैं, आप प्रबंध कविता भी लिख सकते हैं जो खंडकाव्य से छोटी साइज में हो तो प्रबंध कविता हो गई। आप व्यंग भी लिख सकते हैं, हास्य भी लिख सकते हैं, उपन्यास भी लिख सकते हैं, कथा काव्य भी लिख सकते हैं, मेघदूत भी लिख सकते हैं, अभी एकांत शाकुंतलम भी लिख सकते हैं, आप कामायनी भी लिख सकते हैं। तो कविता तो एक ऐसी विधा है जिसका कोई सीमा नहीं है, असीम शक्ति वाली है, और कुछ भी लिखवा लीजिए कविता में। लेकिन हो क्या रहा है कि हम अन्य विधाओं की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अन्य विधाएं नहीं प्रयोग करनी चाहिए, नहीं उपयोग करनी चाहिए, मैं खुद भी लिखता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि कविता की कविताई को बनाए रखना बड़ा जरूरी है आज के जमाने में, जिसका सत्यानाश किया जा रहा है। न न वो गद्य समझ में आता है, ना वो पद्य समझ में आता है, लोग लिखे जा रहे हैं। अरे भाई कुछ तो लिखो। सपाट बयानी भी कर रहे हो तो सपाट बयानी भी ऐसी करो कि कम से कम वो थोड़ी सी रसपूर्ण तो लगे, कुछ उसमें गेयता तो हो। लेकिन जी क्या कहूँ, हाँ, फ्रीडम। आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का इतना खुले से हाथ में आ जाना भी इसका एक कारण है। और इसके ऊपर ही आ रही थी तो मैं पुराना जब समय था साहित्य का, तो उसमें एक प्रकाशक के रूप में या जब भी संपादक के रूप में उनका दायित्व होता था कि वो अच्छे साहित्य को ही प्रिंट करके बाहर लाए, और जो पाठक है उस पे एक स्तर की, एक अच्छे स्तर की सामग्री पहुंचे। तो ये मुझे लगता है ये अब बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि खुला मंच मिल गया है लोगों को, तो वो जैसा एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो करते हैं। और इसी चक्कर में मतलब बहुत ज्यादा साहित्य का नाम लेकर जो लिखा जा रहा है वो साहित्य नहीं है, उसमें से साहित्य ढूंढना पड़ता है। तो ये बड़ी दुविधा लगती है मुझे पाठक के लिए, कि पाठक के पास वो सीमित समय है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, सीमित समय जो आपकी वो साहित्य को आपकी देना चाहता है। हाँ, आपकी दो कविताएं पढ़ता है पाठक, उसके बाद कहता है किताब बेकार है, रद्दी तो भेज दी। इसलिए कि वही समझ नहीं आता सर। थीम में नहीं लिखते। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर ये एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी किताबें ज्यादातर थीम बेस्ड होती हैं, और कई बार एक साथ लिखी गई कविताओं को मैं दो किताबों में बांट देता हूँ, इसलिए क्योंकि दोनों की थीम अलग अलग होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ले चलूँ खामोशियों की चीख पे। खामोशियों की चीखें में जो कविताएं हैं, वो 52 कविताओं में से 50 कविताएं कश्मीर पर आधारित हैं। तो एक ही थीम में हुई कश्मीर, तो ऐसा लगता है कि फिर हम कश्मीर फाइल्स देखते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप लिख भी रहे हैं तो कम से कम ऐसा तो लिखिए कि उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे, और एक ही थीम के अंदर आदमी बार बार गोते लगाता रहे तो पाठक को आनंद आने लगेगा, या उसे करुणा आने लगेगी, या उसे वीरत्व आने लगेगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो 80% बेकार लिखा जा रहा है। आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि कभी कभी वो रस के एक मुझे लगता है हर रचना का एक पाठक अलग भी होता है। तो कई बार आप पाठक अगर किताब उठाए तो वो अगर इश्क मोहब्बत प्रेम अगर चाहता है कि वही वही पढ़ना है, तो उसको उस किताब में वही रस वही आना थीम चाहिए। मिलनी चाहिए। लेकिन जी वही थीम मिलनी चाहिए। तो कई बार शायद लोग थोड़ी सी जल्दी करते हैं छपाने की, शायद जो एक जिज्ञासा और एक इच्छा होती है वो बहुत ज्यादा प्रबल है आजकल। तो जो कुछ भी लिख लें संकलन बना के और स्नेहा जी, पेश कर दें। स्नेहा जी का आपने कौन सा विषय उठा दिया। जी ऐसा है, लेखक लेखक ही नहीं होता, वो अपने ज्ञान को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने लेखन को चारों तरफ फैलाने के लिए भी जिम्मेदार होता है, लोगों तक पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। प्रकाशक तो प्रकाशक है, वो तो छाप छूप के बराबर करके आपको पकड़ा देगा। यहाँ ऐसे ऐसे बंदे आते हैं मेरे पास, मुझे कहते हैं 5 किताबें आप मुझे फ्री वाली दे दोगे रॉयल्टी में, और अपना ऑथर कॉपी में, तो बस और मुझे चाहिए नहीं। अरे भाई, तो क्यों पैदा किया। एक बेटे को पैदा करते हो तो उसको 20 साल 22 साल तक पढ़ाते लिखाते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, एक किताब के ऊपर 100 रुपए नहीं खर्च कर सकते कि कम से कम अपने घर वालों को पहुंचा दें। तो लिखी काय के लिए थी।
कुछ हद अलमारी तक में ठीक है, सजाने के मुझे लिए। लगता है कि तो जी उसका ये हादसा क्या होगा, जब मर जाओगे तो अलमारी से निकाल के रद्दी वाले को बेच देगा, तो वो 5 किताबें भी नहीं बचेंगी। तो भाई, हाँ, अगर पता नहीं वो लाखों कौन रुपए, सी इच्छा है। हाँ, अगर जी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं आप अपने बच्चे के लिए, तो भाई थोड़ा बहुत तो अपने खर्च कर करिए, कम से कम अपने जानने वालों को तो बताइए कि हम क्या लिखते हैं। या शर्म लगती लिखने में, बताने में, और अगर शर्म लगती तो लिखती काहे को। ये बड़ा गहन प्रश्न है और हर एक का शायद निजी इसका उत्तर हो सकता है। मैं तो समझ नहीं, नहीं मैं आता मैं मुझे। मैं इसमें आपको सप्लीमेंट करता जी हूँ कि देखिए, एक लेखक जब लिखता है तो उसे रोमांच होता है, फिर लिख के जब उसको पढ़ता है तो खुश होता है, फिर उसको लिख करके जब आप किताब के तौर पे बनाता है तब खुश होता है, फिर उस किताब को छपने के लिए भेजता है तो खुश होता है, किताब छप के आती है तो खुशी मिलती है उसको, और उसके बाद छपने वाली किताब का लोकार्पण और फलाना ढिमका, लोगों पर जाना और समीक्षा छपना और ये सब चीजों में उसको हर चीज में सुख मिलता है। उसके बाद उसको सुख मिलता है जब उसकी किताब की चर्चा होती है, और उससे बाद सुख मिलता है जब वो उसको किसी सम्मान या पुरस्कार की प्राप्ति होती है उस किताब के माध्यम से। भाई, इतना सारा ले रहे हो, और क्या लोगे, प्रकाशक की जान लोगे क्या? प्रकाशक बेचारा क्या कर रहा है, अपने पैसे लगा रहा है, आपकी किताब छाप रहा है, आपकी किताब छाप के बाजार में बेच रहा है, धक्के खा रहा है, चप्पल घिस रहा है, उसको क्या मिला? अगर आपको 5 लाख रुपए का पुरस्कार किसी किताब के लिए किसी अकादमी से मिला है, तो क्या आप उसमें से 5 रुपए भी देते हो प्रकाशक को? तो प्रकाशक से क्यों अपेक्षा करते हो कि नहीं वो आपका सारा काम मुफ्त में कर दें? जी, ये इसके बारे में तो मैं मुझे बहुत और जो लिखा इसका है वो कोई कौन सा, सीधा सीधा जवाब। जो जी। लिखा है वो कौन सा रामचरितमानस है कि सबके घर अपने आप पहुंच जाएगा, लोग खरीद के ले जाएंगे? हम्म। पर ये पाठक के लिए थोड़ी मुसीबत हो जाती है कि क्योंकि पता नहीं वो सम्मान भी कितने सत्य के सम्मान है और सत्य के हों या ये भी असत्य नहीं। के हों, नहीं, सत्य के हों या असत्य के हों, जहां तक लेखक का सवाल है, जब सम्मान के होता है या शाल उसके गले में डाला जाता है, तो अपने आप उस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी और सबसे ज्यादा यशस्वी आदमी समझता है, सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी समझता है। तो वो सुख तो मिलता ही, अंतर सुख तो मिलता ही है। सर ये थोड़ी सी दुविधा वाली बात है कि एक मिलता है और वाकई में सम्मानित होना और एक प्रतीत होना, अच्छा, दो में बड़ी दुविधा चाहे है। चाहे वो प्रतीत होने वाली बात हो, चाहे वो वास्तविकता वाली बात हो, दोनों ही परिस्थितियों में लेखक को सुख तो मिलता ही है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। तो प्रकाशक को उससे क्या सुख मिलता है? आपको इनाम, आपको मिला पैसे, आपने जेब में रख लिए, प्रकाशक को क्या मिला? इन प्रकाशक और लेखक के बीच में आप पाठक को क्यों भूल जा रहे हैं? उनके भी सुख दुख का नहीं, ख्याल हम कीजिए ना सर। आते हैं हम अगला अगला कदम पाठक के ऊपर। पाठकों का जहां तक सवाल है, हम सबसे बड़ी परेशानी इस चीज की है कि हिंदी जगत में अपने जो बजट बताते हैं ना महीने वाला, उस महीने वाले बजट में 100 रुपए का भी प्रावधान नहीं करते कि इसके हम किताबें खरीदेंगे। तो सवाल ये होता है कि सही सर। हमारे शरीर में 2 अंग हैं मुख्य रूप से, बल्कि 3 अंग हैं मुख्य रूप से, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल। अब फिजिकल के लिए तो हम दबा दबा के खा रहे हैं, फाइन डाइनिंग कर रहे हैं, साइन डाइनिंग कर रहे हैं, है ना, मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, वैरायटी ऑफ फूड, हम अपने पेट को भरते रहते हैं। अरे भाई, पेट की तरह दिमाग को भी तो कुछ चाहिए, इंटेलेक्चुअल को भी, ताकि इंटेलेक्चुअल फैकल्टी आपकी काम करती रहे और आप संज्ञान में बने रहें वर्तमान के साथ। वो कोई नहीं करता। फिर नहीं, अगर मैं वो नहीं बहुत होगा, सहमत हूँ आपकी इस बात से। अगर वो नहीं होगा तो इमोशनल कहाँ से चेक होगा? हम्म। इमोशनल का बैलेंस कहाँ बैठेगा? रिजल्ट ये होता है कि फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल में डिसबैलेंस होता है, और आदमी आदमी नहीं रह जाता, इसको लिखाता है जिंदगी में। तो चाहिए ये कि सबसे पहले पाठक को अपने यहाँ प्रावधान करना चाहिए कि वो बजट का 2%, 5% जो भी उसकी इच्छा हो, जो भी श्रद्धा हो, उसको प्रावधान करे और उससे किताबें घर में, अच्छा साहित्य घर में ला कर दे। तो उससे क्या होगा कि मस्तिष्क को भोजन मिलेगा, दूसरे साहित्य पथ प्रदर्शन करेगा, ज्ञानवर्धन करेगा। इसलिए उससे दूर होकर के आप तो, क्या लिखा है एक जगह पर, लिखा हुआ ना कि यदि आप विद्या नहीं प्राप्त करते हैं तो आप
क्या बोलते हैं, पशुओं के समान है। तो ये तो सही बात है। बिल्कुल, मनुष्य में मैं और इस बात से पशु में, सहमत हूँ मनुष्य में और कि पशु में भाई विवेकशीलता का ही तो अंतर है। और विवेकशीलता कैसे आएगी? जैसे आप पढ़ोगे वैसे ही आप पढ़ोगे। चलिए, ये बड़ा लंबा विषय है, किसी और तरफ। जी बिल्कुल। नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि साहित्य के प्रति जो अरुचि है, उसके ऊपर शायद हम सबको ध्यान देना जरूरी है। जैसे आपने कहा अपने शुरुआत के समय में कि किताबें और साहित्य का वातावरण था, तो अपने बच्चों के लिए भी हमें बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ, ज्यादातर मैंने देखा है कि हम बच्चों को वो पढ़ाई की किताबें पे ही लगा के रखते हैं, उनको कुछ और पढ़ने को, जीवन के बारे में कुछ सिखाते नहीं नहीं है। सिखा दें। और जो कि हमें, हमारा साहित्य जीवन की उससे परिचित कराता है, आसपास के वातावरण से। तो जो बच्चा भी है, जब वो बड़ा होता है 20-22 तक, तो उसको कुछ ज्ञात नहीं होता है कि भाई जीवन क्या चीज है। और जीवन दर्शन के लिए जरूरी है कि कोई किताबें लाके रखी जाए और उनके मेंटल जो उनकी मानसिक क्षमता है उसको बढ़ाया जाए और देखने का नजरिया स्थापित किया जाए। तो वो किताबें कर सकती हैं। और शायद लोगों को ये जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अब कम दिखाई देता है। इसीलिए शायद रोबोट्स मुझे लगता है पैदा हो रहे हैं ज्यादातर, कि मशीनी युग में। और कहाँ पर ना शांति है ना प्रेम है, क्योंकि आत्मा की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया गया। दैहिक स्तर पे ही लोग बड़े करे जा रहे हैं हम बच्चों को। देखिए हमारी कॉपी कैटिंग जो है बहुत जबरदस्त, कॉपिंग कैट हम बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि हम कोई भी चीज नई आती तो उसके प्रति आकर्षित भी होते हैं, और उसके उसके जिज्ञासा भी बढ़ती है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि वर्तमान समय में वो जो भौगोलिक दूरियां थी वो तो कम हो गई हैं, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ गई हैं। आज एक ही कमरे में, एक ही ड्राइंग रूम में 5 लोग बैठे होते हैं और पांचों अपने अपने फोन पे लगे होते हैं। तो संवादहीनता होती जा रही है, संप्रेषण की आवश्यकता ही खत्म होती चली जा रही है। सब कुछ अब गूगल ही हो गया, गूगल आंटी जो है ना, वो गूगल दादी होती जा रही है। तो रिजल्ट क्या है कि लोग एक दूसरे से कटते चले जा रहे हैं। जब एक दूसरे से कटते चले जा रहे हैं तो सहिष्णुता का भी अभाव होता जा रहा है, सहनशीलता का भी अभाव होता जा रहा है। और समाज में एक विकृति सी पैदा होने लग रही है धीरे धीरे। लोगों के पैसेंस को तो आप कभी भी टेस्ट कर लो, कुछ है ही नहीं। और स्व के अलावा सब कुछ खत्म हो गया। पहले एक जमाने में हम परिवारों की बात अगर करें तो पहले संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता था, बाकी सब कमाते थे, सारे मिलजुल करके खाते थे, मिलजुल के पहनते थे, मिलजुल के रहते थे। और कोई कमी बेसी होती तो एक दूसरे का सहयोग के साथ पूरा करते थे। बात नहीं बनी, धीरे धीरे स्वार्थपरता, व्यक्तिवादिता बढ़ती चली गई। तो रिजल्ट क्या होगा? न्यूक्लियर फैमिलीज आने लगी। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता था कि पति पत्नी के अलावा एक, दो या तीन बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली होने लगी। तो अब सारे के सारे जो है ना एक दूसरे बाहरी लोगों से थोड़ा थोड़ा कटते चले गए, और अधिक से अधिक समय अपने अपनी ग्रुप के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर बिताने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि समाज के बीच जो संप्रेषण इत्यादि थी वो कम हो गई, संवाद कम हो गया। तो क्या हुआ, हमारी जो विचार की जो शक्ति थी वो सीमित होती चली गई। फिर उसके बाद एक तीसरा वर्ग परिवार का नियम आया। जो न्यूक्लियर फैमिली थी उसके क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी है सब, एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन हो गया। और अब आपकी फैमिली जो है ना, वो क्या कहना चाहिए, वाइल्ड फैमिली हो गई। वाइल्ड फैमिली को सब अपने आप में बिजी है। जब भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे, नहीं तो नहीं करें। तो जंगल का राजा यही तो करता है, जब भूख लगती है तो शिकार करता है, खाता पीता है, सो जाता है। फिर वो नहीं जागता चाहे चूहा उसके ऊपर घूमता रहे। तो वैसे ही होते जा रहे हैं सब धीरे धीरे। बड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। और वो क्यों और कैसे? वो इसलिए आवश्यक है कि लोगों को की धारणाएं बदलनी है, विचारशीलता बदलनी है, उनको उनकी संस्कृति का परिष्करण करना है, उनके व्यवहारों का परिष्करण करना है, उनकी सोच का परिष्करण करना है। और किसी भी तरीके से ये जो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, दिमागी परेशानियां हो रही हैं लोगों को, अवसाद है या हाइपर एंग्जाइटी है, ये सब इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये तभी खत्म होंगे जब मस्तिष्क को भी प्रॉपर भोजन दिया जाएगा। मैंने अभी एक इंटरव्यू में आलोक पर्व के इंटरव्यू में शर्मा जी से चीज कही थी
कि ये आपकी पथ प्रदर्शन ही नहीं करता बल्कि आपको भोजन भी देता है दिमाग को। तो दिमाग को भोजन दीजिए और दिमाग को भी शरीर की तरह शक्तिशाली बनाइए। जय माता दी। चलिए आगे चलिए। जी बिल्कुल। मुझे भी लगता है कि ये जो कनेक्शन जो टूट रहे हैं उनको फिर से स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि डेफिनेटली हमको जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। अकेला रहेगा तो फिर एकांत में कितना उसका संसार बहुत सीमित हो जाता है। तो आज मैं देखती हूँ कि बच्चों में वो क्षमता ही नहीं है, जरा सा स्ट्रेस आता नहीं है कि वो उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं उसको हैंडल करने के लिए, तो समस्याएं हो रही है। जबकि हमारे खास करके भारतीय उसमें छोटे से ही इस तरह से पक्का कर दिया जाता था कि किसी की बात का कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, तुम अपना काम करते हो। डांट टपट के साथ भी लोग चलते रहते थे खुशी खुशी, कोई दिल पर बात ली नहीं जाती आज तो थी इस माँ बाप तरह की से। सुन के राजी नहीं है जी। देखिए, बिल्कुल। तो जीवन में वही माँ प्लस बाप की माइनस। जीवन जी। में माँ बाप की बात को समझाने के लिए मैं दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि जब आप कोई यंत्र खरीदते हैं, कोई फ्रिज या टीवी या सब कुछ खरीदते हैं, तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है जिसमें पढ़ करके आप उसको ऑपरेट करने की चीजें जान सकते हैं, कोई कमी बेसी हो तो ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आदमी पैदा होता है तो उसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं आता। उसके लिए दो इंस्ट्रक्शन मैनुअल पहले से तैयार कर दिए जाते हैं भगवान द्वारा, एक माँ और एक बाप। अब सवाल ये है कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल कितना सुरक्षित और कितना अपडेटेड और कितना डायनेमिक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाला जो है ना किस तरीके से अपने संस्कारों को तैयार करेगा, किस तरीके से अगली पीढ़ी को देखेगा, अगली सीढ़ी पर चढ़ेगा, कैसे वो ज्ञानवर्धन करेगा, कैसे वो लोगों के साथ मिले जुलेगा। ये सब चीजें उसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल से जाती हैं बच्चे में। अब अगर वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल अवेलेबल ही ना हो और बच्चा एक दाई के द्वारा पाला जाए, तो दाई के पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्या है देने के लिए, वो तो उतनी ज्ञानवान है नहीं, तो वो सब अधकचरा सा हो जाता है। तो रिजल्ट ये होता है कि जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब तक वो जो समझता है उसको वो समझता है, जो उसको नहीं समझना चाहिए, जो समझना चाहिए वो नहीं समझता है। इस तरीके से पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लेकिन हम सब खुश हो रहे हैं कि हम सब पैसा कमा रहे हैं। अरे कितना पैसा कमाना है, रीजनेबल पैसा कमाओ और उसके साथ बच्चों को ध्यान लगाओ। आखिरकार वही तो आपकी असली पूंजी है। दूसरी चीज जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो साहित्य का एक पहले का जो स्तर होता था, जो संदेश वो पहले दे सकता था, आज के साहित्य में अधिकांशतया कोई संदेश नहीं है। दो चार टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लिख ली तो व्यंग्यकार हो गए, ठीक है ना। दो चार अगर सैतीरें बना ली तो कवि हो गए, ठीक है ना। दो चार कहानियां उल्टी पुल्टी लिख ली तो कहानीकार हो गए। कभी कभी तो ये आश्चर्य लगता है कि वो लिखा क्या है, वो एक बार खुद भी तो पढ़ लेते कम से कम कि लिखा क्या है। हमारे पास तो हर प्रकार की चीजें आती हैं, हम देखते हैं, हंसी भी आती है, रोना भी आता है, तो कभी कभी तो हम वापस कर देते हैं और कभी कभी ठीक है जो है सो है। तो हमें बच्चे को तैयार करना होता है, और अगर हम खुद नहीं तैयार हैं तो बच्चे को क्या तैयार करेंगे। बच्चे को तैयार नहीं करेंगे तो समाज क्या तैयार होगा, समाज नहीं तैयार होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। सारी की सारी परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, सांस्कृतिक अतिवाद या हाँ, उग्रवाद शुरू हो जाएगा। बस। ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है सर। मुझे लगता है कि इसमें समाज, जिसे हम समाज कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा, मतलब क्या योगदान है। कहे, योगदान रहा है इसके डिसइंटीग्रेशन में। कि जब एक आप कहते हैं कि पहले एक मुखिया होता था, पर वहां भी अधिकारों का अतिक्रमण और एक सत्ता रूपी, जब अगर परिवार में भी सत्ता अगर स्थापित हो जाए तो, और छोटों का ख्याल, क्योंकि हर एक स्थिति में एक उम्र के हिसाब से उसका ख्याल रखना जरूरी होता है। तो वहां पर अपने अधिकारों का अतिक्रमण के कारण शायद ये स्थिति पैदा हुई, और कुछ व्यवस्थाओं का भी अपडेट होना जरूरी था जो नहीं हुआ। तो उसकी वजह से बहुत स्थितियां मुझे लगता है कि इस समाज में खराब हुई, और साहित्य का कर्तव्य बनता है, ध्येय बनता है कि वो इस बात को हाईलाइट करें और इस बात का प्रयास करें कि ये किया है तो हाईलाइट। सामान्य। किया है जी। हाईलाइट। सबसे बड़ा हाईलाइट आपको सुनाता हूँ, जो हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली और संस्कारिकता जो होती है, जो बच्चे में लाई जाती है डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू, परिवार हो गया, दोस्तों यारों का साथ हो गया, या आपके स्कूल हो गया, यहाँ यहाँ से उसे संस्कार की
संस्कारों की क्या बोलना चाहिए, विविधता के साथ में उसको तैयार किया जाता है। अब सवाल ये है कि वो चीज कितनी आज की डेट में चल रही है, लिमिटेड है। आप दूसरे पक्ष को देखें, दूसरा पक्ष है, हम विवेकानंद जी का कोट कहेंगे जहां उन्होंने कहा था कि भारतीय जो पढ़े लिखे भारतीय हैं वो सबसे ज्यादा स्वार्थी हैं। तो अब आप जब पढ़े लिखे भारतीयों को स्वार्थी मान रहे हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एक दूसरे की आवश्यकताओं पर विचार ही नहीं करते हैं। उसने मेरे लिए ये किया तो मैं उसके लिए ये कर दूंगा, उसने मेरे लिए मैंने उसके लिए ये किया तो उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया तो उसको किनारे कर दो। तो ये जो व्यक्तिवादिता बढ़ गई है या जो आपकी सारी स्वार्थपरता बढ़ गई है, ये भी तो नुकसानदायक है। तो कहाँ से आप समाज को रक्षा कर लोगे? बिल्कुल। मेरे ख्याल से कि जो स्वार्थ पड़ता है, जो सभ्यता की अगर हम बात करें तो जो समाज बना, सभ्यता बनी तो एक दूसरे हम्म, के लिए सहयोग से बढ़ने के लिए बनी थी। जी लेकिन वो जो आदमी का जो वृत्ति, जो एक बिल्कुल रॉ फॉर्म में हम कह सकते हैं कि वो जो स्वार्थ परता होती है वो कभी शायद दबी रह गई। और कुछ लोगों की एक पावर आते ही, चाहे वो परिवार में हो चाहे जी जी बाहर है, जी बिल्कुल तो ठीक। वो उन उसका जो गलत प्रयोग हुआ उसकी वजह से बहुत चीजें खराब हुई। और आ, आप सब, एक जीवन है, सभी भोगना चाहते हैं, तो उसमें कभी कभी मुझे लगता है किसी एक पीढ़ी को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी होता है कर्मों का फल होता है। तो अगर आज की पीढ़ी अगर फल है तो कर्म जो है वो पिछली पीढ़ी के ही सबसे रहे। पहले तो तो इस फल बात को चाहिए। जी। ये सबसे पहले तो फल चाहिए, कर्म तो बाद में करने के लिए राजी हैं। आपकी अनुमति के से एक छोटी सी कथा जी सर, सुनाता हूँ। जी सर, प्लीज सुनाइए। ये हम आनंदी बुआ के नाम से एक विचारक हैं, और वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है और इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं। तो वो भी अपने फैमिली के साथ, अपने भाई की फैमिली के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो विभिन्न विषयों पर अपनी बातचीत अपने भाई के साथ करती हैं। हम उसी को लेखा करते हैं। तो ये कहानी आपको प्रस्तुत है। श्रद्धा के लिव इन और आफताब के लव जिहाद का समाचार अखबारों में छाया हुआ था। आनंदी बुआ और राम भरोसे की चाय पर आज लिव इन पर चर्चा होने लगी। राम भरोसे ने कहा, आवारगी की हद है दीदिया, ये नई लड़कियों को पढ़ाने के परिणाम हैं। माँ बाप को तो मूर्ख ही समझती हैं। दीदिया ने कहा, ये तो सच है कि लड़कियां खुद को स्वतंत्र समझने लगी हैं, पर क्या वही अकेले जिम्मेदार हैं? सही है दीदिया, वो अकेले जिम्मेदार तो नहीं। दीदिया ने कहा, हमारे समाज में लड़के को अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाती है और उनके विपरीत लड़कियों के साथ व्यवहार दुभाती का किया जाता है। तो लड़कों के तो 100 खून माफ, पर लड़की तो बिना खून करके भी साफ। राम भरोसे ने कहा, समाज अभी तक दकियानूस है और हम उसे तेज रफ्तार से बुलेट ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी। बेटा बेटी को बिना दुभाती के पालना होगा, दोनों को जीवन का मर्म सिखाना होगा, उन्हें करने और न करने की बातें सिखानी होंगी, उन्हें शादी, यौन व्यवहार के साथ दोस्ती का मतलब, सीमाएं और प्रक्रियाएं समझानी होंगी। उनमें आत्मविश्वास और दायित्व बोध जागृत करना होगा। जब तक समाज दकियानुसी है तब तक थोड़ा कंजर्वेटिव भी रहना चाहिए। राम भरोसे ने कहा, माँ बाप को बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर निरंतर नजर रखनी होगी, और जिस तरह साइकिल में ब्रेक काम करती है वैसे ही बनना होगा। ठीक कहते हो भैया, जरा सी चूक होने पर, विशेषकर लड़की के मामले में, 35 टुकड़े और 35 जगह ढूंढने पड़ सकते हैं। इसलिए माँ बाप को ये चीज समझनी होगी और ध्यान देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि माँ बाप आजकल या तो मजबूर हैं, क्योंकि बच्चे को इतना सर पे चढ़ा लिया कि वो उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं, और या फिर उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हाथी की सूंड की तरह, पूंछ की तरह। रिजल्ट ये हो रहा है कि बच्चे जो मगरूर हो रहे हैं, माँ बाप से दूर हो रहे हैं, और कुल मिलाकर के स्थितियां खराब होती जा रही हैं, और उससे समाज का माहौल भी खराब होता जा रहा है। जी सर, आपने बहुत अच्छा किया सर। ये आप वर्तमान को भी जब अपने साहित्य में समाहित करते हैं, ये बहुत जरूरी है। उससे ही संदेश अच्छा जा सकता है, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं उनसे आप विचारधारा को लिंक कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है सर। इस तरीके की बातों का और साहित्य में उजागर होना बड़ा आवश्यक है। बड़ा आवश्यक है, उसके सही है, माध्यम से क्योंकि वर्त चीजों पर नजर उसके जाती है। माध्यम से
संदेश देना जरूरी है। इस जी। पे मैंने भी विचार किया था और मुझे लगा कि इसमें माँ बाप का ये जो डिस्कनेक्शन आया, जो मतलब एक दूसरे से बात करने का पता नहीं कब टूट गया वो बच्चों के करेक्ट, साथ और माँ बाप बिल्कुल का ठीक कह रहे हैं, कनेक्शन। बिल्कुल सो ठीक कह उससे उससे और एक संकीर्णता का जो रुख अपनाना कि भाई यही सही है और यही गलत है, उस फ्रेमवर्क में एक व्यक्ति को डाल देना, चाहे वो अपना बच्चा है, वो रहे भी कहाँ तक न्याय संगत है। तो एक हैं। अब दोनों को इसमें ही बराबर हिंदू तरीके मुस्लिम। से अनुशासन में लाना पड़ेगा, जो आप कह रही हैं इससे मैं पूरा जी सहमत। जी 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 बिल्कुल। तो इसमें मतलब जो सही है, जो तथ्य है, उन पर रहना चाहिए, ना कि एक विचारधारा को पकड़कर। और हर एक के लिए वो एक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जब रोगी जाता है तो उसका एक खास अलग कोई अलग। बीमारी होती है, उससे अलग उसका उपाय होता है। तो ये होता है कि आपसी विश्वास की हमारे माँ बाप हमको समझेंगे, तो एक एक वो विश्वास का माहौल बहुत जरूरी है पैदा करना। तो मुझे जी। लगता है उसी की वजह से ये सारी चीजें होती है। एनीवे, कई दुनिया में अजीब अजीब चीजें होती हैं, हर तरह के लोग हैं, तो रोक तो नहीं सकते। साहित्यकार होने के बाद सिर्फ देखकर और उसमें कुछ हम अगर संदेश दे सके तो ये अच्छा रहता है। और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि एक ये बड़ी समस्या जैसा लगता है कि डिजिटल युग हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन उसमें साहित्य के लिए कैसे भविष्य को देखते हैं आप? किस तरह से क्या बदलाव आना चाहिए, और किस तरह से वर्तमान का जो एक विचारधारा है उसके साथ फिर जोड़े कैसे साहित्यकार खुद को? देखिए, डिजिटल युग के बारे में ये कहा जाता है कि इससे इसके आने से पाठकों में एक दूरी बनेगी, पाठकों की संख्या कम होती है, पुस्तकें नहीं लोग खरीदते हैं, प्रकाशक क्या करेगा, ये सब चीजें बहुत सारे इफ एंड बट्स उसमें कहे जाते हैं। मेरा ये कहना है कि डिजिटल युग न केवल लेखक के लिए बोon है, बल्कि प्रकाशक के लिए भी बोon है और पाठक के लिए भी बोon है। इससे इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले जाकर के किताब की दुकान में किताब छांटनी होती थी, अब छांटने की जरूरत नहीं, उसे तो आप स्क्रीन पे छांट करके परचेज करके मंगा सकते हैं, जो आपको घर बैठे मिल जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पाठक को उसके पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आसानी पैदा करती है। लेखक को भी आज की डेट में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है, आप वॉइस ओवर पे कर लीजिए या राइटिंग पैड पर कर लीजिए, तो आपको लिखना आसान हो जाता है, उसको करेक्शन करना आसान हो जाता है। नहीं पहले बार बार दो दो बार तीन तीन बार लिखना पड़ जाता था, अब वो कहानी थोड़ी बदल गई। तीसरी चीज, प्रकाशन में अब डिजिटल मेथड अगर यूज करते हैं तो उससे क्वालिटी ऑफ द बुक्स इतनी अच्छी होती है कि वो अट्रैक्टिव होती है, पढ़ने में अच्छा लगता है। गंदी संदी किताब हो तो पढ़ने में भी अच्छा कम लगता है। तो डिजिटल युग इन तीन प्रकार से तो ये कर ही रहा। दूसरी चीज क्या है, उसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम है, इतना ज्यादा वैक्यूम है या इतना ज्यादा कैपेसिटी है कि आप कितना भी लिखिए, कैसा भी लिखिए, वो सारा का सारा लोगों में पहुंच जाता है बहुत जल्दी, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह के माध्यम से। तो मैं डिजिटल युग को ये नहीं मानता कि वो किसी प्रकार से हमारे लेखन कार्य को, हमारे साहित्य सृजन को बहुत प्रभावित करता है, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे गतिशीलता भी आती है और अधिक से अधिक लिखने की प्रेरणा भी मिलती है और अधिक से अधिक लिखने की संभावना भी बनती है। सर, तो इसी के साथ जब संभावनाएं होती है और लेखक को इतना ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, तो ऐसे में आप मुझे लगता है कि लेखक का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि जो लिखे वो एकदम सटीक होना चाहिए, जिससे कि पाठक को लेने के बाद पछतावा न हो कि भाई हमने क्यों अपना समय बर्बाद कर दिया। मुझे इवन किताबों में भी लगता है, किताबों में फिर भी आप थोड़ा पढ़ के आप चुनाव कर सकते हैं। आप कोई वीडियो चलाएं या कुछ भी चलाएं, फिर आप वही है कि इतनी पेशेंस नहीं होती, तो कई बार वो अच्छा पता नहीं अब कब बोलने वाले हैं और वो भी आगे चला जाता है। तो बड़ी मतलब खिचपिच सी मुझे लगती है। तो उसमें आप लेखक को, नए लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये मैं आपसे जानना देखिए, चाहूंगी। ये तो ध्यान रखना होगा कि संप्रेषण आज के समय में या डिजिटल युग में संप्रेषण में और उस संप्रेषण के नियत स्थान पर पहुंचने में समय बिल्कुल नहीं लगता।
तो जो लिखना है वो लिख करके जैसे ही आप फेसबुक पे या किसी अन्य मीडिया पे डालते हो, वो फटाक से अपना पाठकों के पास पहुंच जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप डिलीट भी नहीं कर पाते, करेक्शन भी नहीं कर पाते। लेकिन चाहिए ये इसलिए कि जब हमारा सीधे 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 पहुंच रहा है अभिव्यक्ति, या हमारा लेख या आलेख या कहानी या कविता है, जो भी है, तो उसको समझ बूझ करके डालें। एक तो एस्पेक्ट हो गया प्री राइटिंग का कि वो पढ़े लिखें खूब से, और दूसरा पोस्ट राइटिंग का है कि उसको 2 बार या 3 बार ढंग से पढ़ लें और ये देख लें कि उसमें गलतियां तो नहीं है, या कहीं को कोई गलत बात तो नहीं कह दी गई। तो उसको देख करके तब उसको संप्रेषण के द्वारा सोशल मीडिया पर पहुंचाएं। या जहां तक प्रिंट मीडिया का सवाल है, उसमें तो एडिटिंग भी होती है और प्रूफ रीडिंग भी करते हैं, तो बहुत सारी गलतियां जो है हम पकड़ लेते हैं और उनको ठीक कर देते हैं। कहीं उल्टा पुल्टा होता है तो हम उसको रिवीजन करने के लिए कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक किताब आई किसी लेखक की, उसके पात्र थे इंदु, राहुल, प्रियंका। हमने कहा भाई ओहो। क्या कर रहा है, वो पारिवारिक कहानी लिख रहा है उनकी या ये उपन्यास लिख रहा है? सब उपन्यास है। तो हमने कहा ये इसके अलावा कोई नाम ही नहीं थे, ये सब टॉप लेवल के नाम है। हमने कहा टॉप लेवल के मत कर ले तो भैया, नहीं तो टॉपों के नीचे आ जाएगा। ये अगर छपवानी है मेरे से तो इसको ठीक ठाक करके ला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी अगर हम इतनी समझ के साथ नहीं करेंगे तो पटांग परिस्थिति में फंस जाएंगे, और कई बार डिफेमेशन के और मामलों में भी फंस सकते हैं। तो लेखक के लिए आवश्यक है कि जो लिखे उसे 4 बार पढ़ भी ले, और धीरे 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 वो इस काबिल बनेगा कि वो जो लिखे वो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन शुरू बिल्कुल शुरू सर। में तो मेहनत करके गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करना ही चाहिए। तो आप मानते हैं कि एक लेखक को अच्छा पाठक पहले होना चाहिए? जब आप पाठक अपनी नहीं ही हो तो रचना को, जी, अपनी रचना को ही पढ़ के और सही समझ कह रहे हैं, पाना। सही कह रहे हैं। जब जी, तक आप अपनी रचना से सम्मोहित नहीं होते तो दूसरों को सम्मोहित कैसे कर पाओगे? बिल्कुल। और सम्मोहित एक मतलब अपने लेखन को पढ़ पाना और पाठक की दृष्टि से, यानी अपनी रचना को लिखने के बाद उस मोह से मुक्त हो जाना और उसको रचना को रचना की तरह पढ़ पाना और उसको समझना पाठक की तरह। तो ये मुझे भी लगता है कि बहुत जरूरी है, और इसके लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है कि एकदम से फटाक से आज लिखा और कल मतलब अभी नहीं, प्रेषित कर दिया, ये थोड़ी शायद चाहिए, मैं एक और चीज संयम चाहिए। जोड़ना चाहूंगा स्नेहा जी, जी। कि देखिए, जी। आपने लिखा या मैंने लिखा, मुझे भी कई बार होता है। तो हमने लिखा तो मैं लगता है हमने तो बहुत बढ़िया चीज लिख दी। बढ़िया चीज लिख दी तो वो आत्ममुग्धता में डूब जाता है बंदा। जब आत्ममुग्धता बिल्कुल। में डूब जाएगा तो वहां पर सुधार की गुंजाइश नहीं रह जाती, और ना वो सुधार जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करता। आत्ममुग्ध होगा तो कोई किसी प्रकार का परिवर्तन करने को भी तैयार नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या होगा? जो कुछ जाएगा वो मैंने तो लिखा, ठीक लिखा है, तो वो सब वाले रह जाएगी। जी सर। तो इसमें सुधार की जरूरत तो है, और ह्यूमिलिएट नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा अवेलेबल टू दी करेक्शन होना चाहिए। इसको सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और ऐसा नहीं कि हम एक बार सीख लिए हैं तो बस उतना ही रहेगा। हर दिन बदल रहा है, देश बदल रहा है, काल बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उसके लिए बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आप हर चीज के टच में रहें, हर चीज के नजदीक रहें, हर चीज को सोचें और समझें और उसके आधार पर लिखें। तो मेरे ख्याल से आपने पता है अभी क्या कुछ कुछ गुण बताए हैं। तो एक लेखक को, एक अच्छे लेखक को आत्मज्ञानी होना बहुत जरूरी है। अहंकार रहित, पहली बार की अपनी अहंकार की हमने लिख दिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये अहंकार से से अपने आप को दूर रखना चाहिए। दूसरा कि किसी ने और ने अगर सुधार करने की कोशिश की है, तो उसको समझना और उस क्रिटिकल एनालिसिस के लिए किसी को खोजना, एक्चुअली यही नहीं बल्कि खोजना चाहिए कि भाई आप प्लीज अपनी नजर से देखिए, ये एक मेरी, क्योंकि हम कुछ भी कह लें हमारे एक सीमित एक दृष्टि होती है। तो हम अगर दूसरे की पर्सपेक्टिव से भी अपने रचना को किसी को पढ़वा ले, तो ये बहुत जरूरी मुझे लगता है। तो ये लेखक को एक अच्छा इंसान भी बनेंगे आप, और एक जैसे जैसे एक अच्छा इंसान बनेंगे अच्छे लेखक भी बन जाएंगे, ठीक बात ऐसा है, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। जी। तो इसके साथ मुझे लगता है बातें तो ये ना कभी नहीं खत्म होंगी। तो आप बताएं अब चलते चलते आप क्या
बताना चाहेंगे? वैसे तो आपकी इतना साहित्य है कि मैं 2-3 घंटे लग जाएंगे मुझे उनके बारे में चर्चा करने बैठूं कि एक, हाँ, एक जाने से पहले एक जरूर पूछना चाहूंगी। आप जब माधवी और ये जब आपने किताबें ऐतिहासिक चरित्रों पर जब लिखते हैं, तो आप उसे कैसे न्याय करते हैं उनके साथ कि एक तथ्य जो है आपने पढ़ा है, मतलब जो पता नहीं वो काल्पनिक है या कितना उसमें सिंबॉलिक होता है, सांकेतिक भी होता है ज्यादातर चरित्र, तो उसको आप कैसे एनालिसिस करते हैं और किस तरह से अपने उसमें ढालते हैं अपने देखिए, रचना में? मेरी सबसे पहली पुस्तक मैं आज जो याद करूंगा वो करूंगा आज की मधुशाला। मधुशाला 100 साल पहले हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। उसको आज की मधुशाला मैंने किया, आप मेरी ये किताब पढ़ें, मधुशाला के सामने रख करके पढ़ें, एक उसकी रुबाई पढ़ें, एक हमारी रुबाई पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बदले हुए परिवेश को, बदले हुए समाज को, बदले हुए समय को किस तरीके से आत्मसात करते हुए आज की मधुशाला लिखी गई। देखना ये होता है कि जब हम कोई पात्र चुनते हैं तो सबसे पहले आवश्यक होता है कि उस पात्र के बारे में यथासंभव सामग्री इकट्ठी की जाए, उसको समझा जाए, उसको देखा जाए। फिर अगर कल्पनीय या एक तरीके से कहना चाहिए नॉन वेरीफाइड इंफॉर्मेशन भी है, तो उस इंफॉर्मेशन को रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। और ये देखना चाहिए कि उस चरित्र के बारे में जितना कुछ वो लेखित है उसमें कहाँ कहाँ विसंगतियां पैदा हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर अन्याय दिखाई पड़ रहा है और कहाँ कहाँ पर न्याय न होते हुए दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की कमियां हैं, कहाँ पर उसको चरित्र को वास्तविक रूप से समझा गया है या नहीं समझा गया है। तो उसे परकाया प्रवेश के माध्यम से जाकर के समझना पड़ता है कि किस तरीके की भावनाएं इसकी होंगी और किस तरीके की सोच इनकी होगी, और तब उसके बाद लिखते हैं। हमारी किसी भी कवि प्रबंध काव्य में या ज्यादातर जो हमारे काव्य संग्रह हैं उनमें भी भूमिका, कई बार तो मैंने 30-30 पेज की भूमिका लिखी है कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या सामग्री उठाई और किस प्रकार से इस कथानक को तैयार किया। आप अश्मायु उठा लीजिए, अहिल्या के बारे में जो हमने लिखा है। आप माधवी उठा लीजिए, माधवी के बारे में लिखा है। आप खामोशी की चीखें उठा लीजिए, उसमें लिखा। आप भानुमति उठा लीजिए, उसमें लिखा। तिष्यरक्षिता उठा लीजिए, उसमें लिखा। उर्वशी उठा लीजिए, उसमें लिखा। कोणार्क उठा लीजिए, उसमें लिखा। हमने सब जगह पर भूमिका को एक ऐसा प्लेटफॉर्म या पृष्ठभूमि को विश्लेषण करके और एक्सपेंड करके उसको किस तरीके से हमने कथानक को गढ़ा है वो सब उसमें मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसे कहते हैं। जी, तो बिल्कुल। यात्रा, एक किताब लिखने की यात्रा का सारा हाँ, उसमें वो सारांश वो आता है। सारा काम जरूरी है। अब आजकल जैसे आप पूछें तो क्या कर रहे हैं, तो आज ही मैंने कवर डाला है लंकेश्वर का। जी, मैंने देखा। लंकेश्वर की जो भूमिका है, मेरा अनुमान है 50 पेज की भूमिका है, जी, जिसमें हमने वाल्मीकि रामायण के भी अंश उठाए हैं, रामचरितमानस के भी अंश उठाए हैं, रघुवंशम के भी अंश उठाए हैं, आनंद रामायण के भी अंश उठाए हैं, कम्मन से भी कुछ सामग्री लिए, वगैरह वगैरह। सारा इकट्ठा करके उस कथानक को ऐसी स्थिति में लाएं जो व्यवहारिक लगे, और जो हम लिख रहे हैं उसमें अच्छा हो या बुरा हो, सही हो या गलत हो, की चर्चा करने के बजाय जो उपलब्ध सूचना है उनके आधार पर जो रेखा चित्र बन के तैयार हो रहा है, वो रेखा चित्र में व्यवहारिकता होनी चाहिए। और उस व्यवहारिकता को वर्तमान के साथ अगर हम जोड़ के देखें तो समाज में किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है उसको देखना है, और क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं वो करेक्शन देखने हैं। तो ये एक थोड़ा सा विशद कार्य, विशेष करके प्रबंध काव्यों में इस प्रकार के आवश्यकता पड़ती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर, ये बहुत बड़ा काम है जो आप कर पाते हैं। मैं पता नहीं, एक लेखक, बहुत कम स्तर पे मैं छोटी सी लेखक हूँ, लेकिन कभी मैं इस तरह से सोचती तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा काम है कि इतना सब पहले अध्ययन करो और उनको व्यवहारिकता से जोड़ो। पर वाकई में जो करना है तो वो ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज साहित्य और जो भी हमारा लेखन होता है, अगर वो जीवन को कोई दिशा नहीं दे सकता तो उसका कुछ भी महत्व नहीं लगता मुझे। तो व्यवहारिक होना इसलिए भी जरूरी है कि आज के संदर्भ में आज की पीढ़ी उस चीज को समझ पाए स्वीकार करें। और उसमें से स्वीकार कर पाए और उसमें से जो लेने लायक है वो लिया जा सके, जो
छोड़ने लायक है वो भी देखा जा सके कि क्या वृत्तियां हैं जो नष्ट करती हैं और जो अ, जीवन को आगे बढ़ाती है, कुछ जी। ऐसी क्षमता और ये सब देखिए, रामायण कालीन के अगर विषय पर अगर लिखना शुरू करते हैं तो तकरीबन 6,000 पेज की वाल्मीकि रामायण है और तकरीबन 2,000 2,500 पेज की रामचरितमानस है। इन दोनों को तो छोड़ नहीं सकते, इसके अलावा और कुछ पढ़ना होता है तो पढ़ना होता है। तो अगर 6,000 पन्ने पलटने की बात करें और 2,500 पन्ने पलटने की बात करें तो एक किताब को, रावण के लंकेश्वर किताब लिखने में हमने 10,000 पन्ने पलट डाले। ये पता नहीं आप कैसे कर पाते हैं, ये तो मतलब मुझे जादू ही लगता है। नहीं, उसका एक रीजन है। देखिए, मैं आपको सच बता दूं, रीजन ये है कि आप लिखने जब बैठते हैं तो आप पूरे तैयार नहीं होते हैं। जब पूरे तैयार नहीं होते तो आपको ये पता नहीं होता कि आपको किस रास्ते से गुजरना है। अगर आप अपना कथानक पहले तैयार कर लें, अपना किस रास्ते से गुजरना है उस चीज को डिसाइड कर लें, भाषा में क्या लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे और कैसे, कौन सी शैली करेंगे, किस चरित्र पर क्या चीज इस पे ज्यादा एक्सप्लेन करनी है या किस चरित्र को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें पहले करी जाती हैं। प्रारंभिक कार्य होता है। मकान बनवाना हो तो सबसे पहले उसकी नींव खोदते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इकट्ठा कर लेते हैं कि नींव में क्या डालेंगे, ब्रिक्स डालेंगे, कैसे करेंगे, खंभे कैसे बनाएंगे। और अगर ये आपने किया ही नहीं और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से उल्टा पुल्टा दिखाई पड़ेगा सब। वैसा ही लिखने के लिए, तो जब लोग लिखने बैठते हैं तो थोड़ा लिखा फिर सोच रहे हैं, फिर लोग थोड़ा लिखा फिर सोच रहे हैं, तो रिजल्ट ये होता है, एक तो कंटिन्यूटी भी कम आती है, दूसरी क्या होती है कि बहुत सारे फिल्टर्स चले जाते हैं और अनफिल्टर्ड चीजें जो है ना वो आपकी आ जाती हैं। तो रिजल्ट स्वाभाविक है, आप जल्दी नहीं लिख सकते, आपको 3-3 साल लगते हैं किताब लिखने में। समय आपने में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सर। आपका कहना है कि एक रफ स्ट्रक्चर, उसका इंग्रेडिएंट्स पहले आपके पास तैयार होना चाहिए, फिर आप लिखना शुरू करें, ना कि बस लिखना ही शुरू करते और जो बन जाए बन जाए। तो हम यही कहना चाहते हम जब लंकेश्वर किताब लिखना चाह रहे थे तो हमने सोचा हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो जब हमने विचार किया तो मुझे लगा हमें सबसे उपयोगी जो लिखने वाली चीज होगी रावण के बारे में, वो समय होगा जब वो उसको अगले दिन युद्ध पे जाना है। क्योंकि जब मृत्यु नजदीक आती है या जैसे दिया जब बुझने वाला होता है तो तेजी से जलता है, तो उसी प्रकार अगर आदमी की मृत्यु नजदीक आती है तो उसकी यादें भी बड़ी तेजी से आती हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि इसको हम लिखेंगे दूसरे तरीके से। और दूसरा तरीका ये कि प्रारंभ में मैंने उसकी वर्तमान मनस्थिति को एक्सप्लेन किया और उसको दिखाने के बाद फिर मैं गया उसके जन्म पे, उसके विद्याध्ययन पे। अब यहाँ ये था कि या तो हम क्रोनोलॉजिकल लेके चलते या सब्जेक्ट वाइज लेके चलते। तो जब आप सोचने बैठे हैं युद्ध के एक दिन पहले, तो आप कैसे सोचोगे, क्रोनोलॉजिकल देखोगे या सब्जेक्ट वाइज देखोगे? तो मुझे लगा क्रोनोलॉजिकल तो देख ही नहीं सकता। अगर मुझे लगेगा कि मैंने कौन कौन से युद्ध किए, उनमें क्या क्या किया, तो सारे प्रकार के युद्ध एक ही जगह आ जाएंगे। तो मैंने उन सारे युद्धों को संक्षिप्त रूप से उठा करके एक ही सर्ग में रख दिया। अब आया कि साहब मुझे उसको अभिशाप मिले थे, मेरे को क्या क्या अभिशाप मिले, तो जितने अभिशाप मिले थे वो सारे उठा करके ला करके क्रमबद्ध तरीके से एक अलग खंड में रख दिया। तो उससे क्या हुआ कि जब हमारी यादें होती तो सब्जेक्ट पर होती हैं, क्रोनोलॉजी पर नहीं होती हैं। हम जब याद करते हैं कि हम किसी से मिले थे तो हम उसी के बारे में बात करते हैं, फिर ये नहीं सोचते कि पहले हम खाना खा रहे थे, फिर उसके बाद बाहर गए, फिर ऊपर निकले, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने एक नया परिचय दिया। दूसरा एक हमने प्रयोग किया कोणार्क में। कोणार्क का मुख्य जो पात्र था वो महाराणा विशु था, जो मुख्य शिल्पी था कोणार्क का। हमने कोणार्क की स्ट्रक्चर से लेकर के, उसकी वास्तु स्थिति से लेकर के, उसकी मैथुनी मूर्तियों की ओर लेकर के, उसके अंदर के सारे स्थानों को लेकर के, सारी परिकल्पना और सारी की सारी प्रक्रिया को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उस प्रक्रिया को संवाद शैली के अंदर मैंने प्रेजेंट किया कि एक एक विषय के ऊपर हम उससे बात कर रहे हैं और वो हमें जवाब दे रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं वो हमें जवाब दे रहा है। तो उससे क्या हुआ कि जो भी बिंदु हमने उठाया उस बिंदु का उसने जवाब दिया। कोई तो पढ़ेगा तो संवाद रूप में संवाद आपने रूप में, तो रख। कोई पढ़ेगा तो उसको जल्दी समझ में आएगा,
तो हमने इसमें ये प्रयोग किया। तो इस तरीके से करते रहते हैं कुछ ना कुछ अच्छा सा। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। इनफैक्ट जब आप कह रहे हैं कि युद्ध से एक दिन पहले, तो ऑफ कोर्स इतना विद्वान रावण था, और अंदर से उसको भी आभास जरूर रहा होगा कि क्या कल होने वाला है, और क्या मनस्थिति रही होगी, और क्या क्या वो जीवन कैसे गुजरा होगा उसकी नजरों से। तो इसको सुन के ही, आपके जो कॉन्सेप्ट को सुन के ही इतनी जिज्ञासा बढ़ गई कि आप इसे लिखे और हम पढ़े। और सर, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको, और बहुत बहुत बधाई। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका लिखा हम पढ़ पाएंगे, और इतनी खूबसूरत चीजें धरोहर के रूप में आप देके जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। और फिर से किसी रोज फिर से मुलाकात नहीं, करेंगे। हमने वो आज गाना गाया था इसको ना मैं कि जी, मिलते रहिए। तो हम लोग मिलते मिलते रहेंगे रहिए तो नए जी। नए विषयों पर बातें करते रहेंगे, नए नए पक्षों बिल्कुल पर स्पष्टीकरण होता रहेगा। और हम अपनी भावना या अपने अपने जो प्रयास हैं या जो अपने प्रयोग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आप हमें बहुत जरूरी है सर। हमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं, खुलासा हमसे करवाती रहेंगी चीज़ों का, तो अच्छा रहेगा। सर, बहुत जरूरी है। इस आत्मीय वार्तालाप से मैं आपकी किताबों के बारे में, साहित्य की जो आपकी उपलब्धियां हैं, वो तो सब सारे संसार के लिए उपलब्ध है। पर वो जो आत्मीय वार्तालाप होता है, उससे उस यात्रा पे जो दृष्टि पड़ती है, वो बहुत जरूरी थी। और इसीलिए शायद मेरे जो प्रश्न है, शायद इधर उधर होते हुए, और बहुत ही स्वाभाविक रूप में मैंने प्रश्न किए हैं, कुछ ज्यादा प्रश्नावली तैयार नहीं की थी। नेहा जी, अगली बार फिर मैं नहीं, जी। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा जाने के पहले कि आपने अच्छे तरीके से हमसे बहुत सी चीजें उगलवा भी ली। और जी चर्चा के दौरान जो है ना, वो कहीं पर मोनोटोनी नहीं लगी, मैकेनिकल सी नहीं थी। सो आई एम वेरी हैप्पी आपके साथ। बहुत अच्छा लगा बात करके। और हम चाहेंगे कि ऐसी बातें समय समय पर होते रहें, नए नए मुद्दों पर, नई नई पुस्तकों पर और नए नए पक्षों के ऊपर। आप जी यूएई में बिल्कुल। रह करके, दुबई में रह करके इस प्रकार से हिंदी के साथ जुड़ी हैं, और वहां से लेकर के यहाँ तक आप हिंदी के कार्यों में अपना समय दे रही हैं। ये बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय भी है। तो हमें धन्यवाद बहुत सर। अच्छा लगा आपके साथ आत्मीय चर्चा करके। और यही कामना करूंगा कि हम फिर चर्चा किसी समय करें। बिल्कुल सर। और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा, और आपसे फिर से मुलाकात होगी।